हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का 56/56 सीरीज में स्वागत है। चैप्टर 2 अपन ने कंप्लीट किए थे, एक तो सॉल्यूशन वाला और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला। अब चैप्टर थर्ड जो है वो है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। इसमें देखो, पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 2 आते हैं और रिक्त स्थान 1 आता है, लघुत्तरात्मक 1 आता है यहाँ से, और दीर्घ उत्तरीय 1 आता है। ठीक है, टोटल अपने 5% आते हैं और टोटल नंबर जो होते हैं 6 अंक के इस चैप्टर में से पूरे पर्सन आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ से। देखो, पहला है ये ग्राफ दिया हुआ है आपको टी हाफ में और प्रारंभिक सांद्रता में, और ये पूछा गया कि ये जो ग्राफ है वो किस कोटि की अभिक्रिया का है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, इस ग्राफ से पता चल रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता का टी हाफ से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, प्रारंभिक सांद्रता बढ़े या घटे। ठीक है, तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है जिसके लिए टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में अपन ने देखा कि कहीं भी प्रारंभिक सांद्रता का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसका टी हाफ का जिसमें प्रारंभिक सांद्रता से कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, अगला है सेकंड नंबर, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है सेकंड इनवर्स। ठीक है, समय इनवर्स होती है, समय को आप सेकंड में लिख सकते हो तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अभिकारक की सांद्रता को 2 गुना करने पर इसकी टी हाफ आधी हो जाती है। ठीक है, आपको बोला गया कि अभिकारक की सांद्रता आपने क्या कर दी है, 2 गुनी कर दी है, तो टी हाफ क्या हो गया, आधा हो गया। तो ये जो अभिक्रिया है इसकी कोटि क्या होगी, देखो इस अभिक्रिया की कोटि होगी द्वितीय। क्यों? क्योंकि आपने सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता को क्या किया है, 2 गुना किया है, तो आपका टी हाफ क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है, टी हाफ आधा होने का मतलब ये हुआ कि ये वाली जो अभिक्रिया वो कौन सी कोटि की है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, आगे देखो, फोर्थ नंबर है अभिक्रिया, ये एथिल एसिड दे रखा है, इसका हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन हो रहा है और इससे एसिड और एथेनॉल बन रहा है। ठीक है, तो आपको पूछा गया कि इस अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्या बताइए। कहने का मतलब ये हुआ कि इस यह जो अभिक्रिया है, देखो ये जो रिएक्शन है ये है छदम एकाणुक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है ये, छदम एकाणुक अभिक्रिया है, एकाणुक अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, अभिक्रिया में तो क्या होते हैं, 2 अणु भाग लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, एक ही होती है। ठीक है, इसमें वाटर को एक्सिस में लिया जाता है और यहाँ पर क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि तो क्या होती है, एक ही होती है, और जो अणु संख्यता है वो क्या होती है, 2। अणु संख्यता का मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, और अभिक्रिया की कोटि का मतलब ये हुआ कि अभिकारक अणु की वह संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता में क्या होता हो, अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता हो, वो क्या होते हैं, वो अभिक्रिया की कोटि को बताते हैं। और अणु संख्या तो अभिक्रिया में जो भी अभिकारक अणु होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, अणु संख्यता। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि तो 1 होती है और अणु संख्यता क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे हैं, एक और बच गया इसमें, लास्ट जो है वस्तुनिष्ठ का लास्ट एक क्वेश्चन और बच गया इसमें। लास्ट है इसमें 5th नंबर, वो आपसे पूछ रहा है 5th नंबर जो है, इसमें आपसे पूछा गया है किसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के लिए देहली ऊर्जा होती है। कोई रासायनिक अभिक्रिया, उसके लिए आप देहली ऊर्जा किसको बोलते हो। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, ए आपको सक्रियण ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी प्लस अभिकारकों की सामान्य ऊर्जा, अभिकारकों की सामान्य ऊर्जा, सामान्य ऊर्जा। बी है
सक्रियण ऊर्जा माइनस अभिकारकों की सामान्य ऊर्जा, और C है इसमें सक्रियण ऊर्जा के बराबर सक्रियण ऊर्जा के बराबर, और D है इसमें अभिकारकों की सामान्य ऊर्जा के बराबर। अभिकारकों की सामान्य ऊर्जा के बराबर, सामान्य ऊर्जा के बराबर। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें आपको बताना है कि देहली ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, देखो देहली ऊर्जा जो होती है वो सक्रियण ऊर्जा और अभिकारकों की सामान्य ऊर्जा होती है, उसका योग होता है, हमेशा ध्यान रखना। देहली ऊर्जा किसको बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, और साथ में क्या? अभिकारकों की सामान्य ऊर्जा, और उसके साथ में सक्रियण ऊर्जा जो होती है, उनको दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? देहली ऊर्जा बोला जाता है। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखो, ये थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगले देखते हैं अपन रिक्त स्थान पूर्ति वाले। ठीक है, रिक्त स्थान पूर्ति में पहले लिख लेते हैं इनको फटाफट। रिक्त स्थान पूर्ति। ठीक है, अब देखो पहला इसमें है रेडियो एक्टिव नाभिक विखंडन। रेडियो एक्टिव नाभिकीय विखंडन कोटि की अभिक्रिया, कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, का उदाहरण है। सेकंड आपको दिया है इसमें, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का वेग घटता है या बढ़ता है। ठीक है, थर्ड आपको दिया है ऑप्शन, अर्धायु काल में, अर्ध आयु काल में क्रियाकारक की सांद्रता, क्रियाकारक की सांद्रता रह जाती है। ठीक है, अगला और फोर्थ आपको दिया है, एक क्रियाकारी की सांद्रता, एक क्रियाकारी की सांद्रता, सांद्रता 20 मोल से 10 मोल, 20 मोल से 10 मोल रह जाती है, रह जाती है, या 10 मोल से 5 मोल रह जाती है, रह जाती है। दोनों में, दोनों में समय रहेगा। ठीक है, फिफ्थ और लास्ट है अपना, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान, सक्रियण ऊर्जा का मान हो जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है कि घट जाता है। ठीक है, ये 5 क्या है? रिक्त स्थान पूर्ति वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए इसमें चैप्टर में से। देखो पहला अपने पास आपको पूछ रहा है, रेडियो एक्टिव नाभिकीय विखंडन जो होती है वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है? रेडियो एक्टिव नाभिकीय विखंडन जो है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अगला है, ताप बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का वेग हमेशा क्या होता है? घटता है। ठीक है,
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो ऊष्माक्षेपी का मतलब ये हुआ कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, ऊष्माक्षेपी का मतलब ये हुआ कि ऊष्मा क्या होती है, निकलती है वहां से, तो अभिक्रिया का वेग हमेशा क्या होगा यहाँ पर, घटेगा। कौन सी अभिक्रिया का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। अगला थर्ड नंबर, अर्धायु काल में क्रिया कारक की सांद्रता कितनी रह जाती है भाई, आधी रह जाती है। अर्धायु काल का मतलब ही क्या होता है, मतलब वह समय जिसमें क्रिया कारक की सांद्रता क्या हो जाए, आधी हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, अर्धायु काल। अगला, एक क्रिया कारक की सांद्रता 20 मोल से क्या हो रही है, 10 मोल, और 10 मोल से क्या हो रही है, 5 मोल, तो बात तो बराबर ही है, ऑल ओवर क्या हो रही है, आधी हो रही है, तो दोनों में आधी हो रही है, तो दोनों में समय क्या लगेगा, समान रहेगा। ठीक है, दोनों में ही समय क्या रहेगा, समान रहेगा। अगला है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमेशा उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, तो अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाता है वो सक्रिय ऊर्जा को कम करके, सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होती है वो सक्रिय ऊर्जा होती है, और उस सक्रिय ऊर्जा को कम करके उत्प्रेरक क्या कर देता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या करता है, हमेशा सक्रिय ऊर्जा का मान कम करता है और फिर अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है। ठीक है, तो ये रिक्त स्थान पूर्ति कंप्लीट हुए अपने 5% थे। इसमें देखो एक रिक्त स्थान पूर्ति आएगा और 2 अपने क्या आएंगे, वस्तुनिष्ठ आएंगे इसमें। ठीक है, ध्यान रखना, 2 जो पर्सन आएंगे यहाँ पर वस्तुनिष्ठ आएंगे इसमें, रासायनिक बल गतिकी वाले चैप्टर में। ठीक है, आगे देखो, अगला है अपना लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न, ये भी एक आएगा इस चैप्टर में से, लघुत्रात्मक। ठीक है, पहला है आपका वेग, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा अभिक्रिया वेग में 2 अंतर लिखिए, 2 अंतर लिखिए। ठीक है, क्या बताना आपको, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बताना है और अभिक्रिया वेग में 2 अंतर, इन दोनों में क्या बताना है आपको, 2 अंतर। एक साइड क्या है, वेग स्थिरांक है, और एक साइड क्या है आपका, अभिक्रिया वेग है, अभिक्रिया वेग। ठीक है, देखो वेग स्थिरांक जो होता है वो क्या होता है, वेग स्थिरांक वह वेग है जहां पर क्या हो, अभिकारकों की सांद्रता इकाई होती है। ठीक है, और ये अभिक्रिया वेग जो होता है, अभिक्रिया वेग की जब बात करते हैं तो अभिक्रिया वेग क्या होता है, देखो जो कोई भी जैसे कोई भी रिएक्शन होती है तो अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद जो होती है उनकी सांद्रता में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन जो होता है वो क्या बताता है, अभिक्रिया वेग को बताता है। और वेग स्थिरांक जो होता है वो क्या होता है, मतलब वे अभिकारक की सांद्रता जब इकाई हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक, क्योंकि ये क्या है, एक स्थिरांक है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है, एक होती है, इकाई होती है। अभिक्रिया वेग क्या होता है, अभिक्रिया वेग में क्या होता है, जो चाहे उत्पाद हो चाहे अभिकारक हो, इनकी सांद्रता में परिवर्तन जो होता है वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया वेग कहलाता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक वह वेग है या फिर वह वेग है जब, ऐसे लिख देते हैं चलो, वह वेग है जब सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो। ठीक है, और ये क्या है, वेग, अभिक्रिया वेग की जब आप बात करते हो तो क्या आता है, अभिक्रिया वेग की बात करें तो कोई भी अभिक्रिया अगर हो उसके इकाई समय में, या ऐसे लिख सकते हैं चलो, इकाई समय में किसी अभिक्रिया के, इकाई समय में किसी अभिक्रिया के उत्पाद अथवा
उत्पाद अथवा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है। वो क्या होता है, अभिक्रिया का वेग होता है, ठीक है। और वेग स्थिरांक जो होता है, वेग स्थिरांक अभिकारकों की, वेग स्थिरांक अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि इसका मान तो क्या होता है, निश्चित होता है, तो ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जबकि अभिक्रिया वेग जो होता है, अभिक्रिया वेग अभिकारकों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, निर्भर करता। आपको दो अंतर पूछे थे, दोनों अंतर अपन ने लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये था वेग स्थिरांक और अभिक्रिया वेग। वेग स्थिरांक क्या होता है, वह वेग जब सभी अभिकारकों की सांद्रता क्या हो जाए, इकाई हो। और ये अभिक्रिया वेग क्या होता है, इकाई समय में किसी अभिक्रिया के उत्पाद अथवा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन जो होता है वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया वेग कहलाता है। और वेग स्थिरांक अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, जबकि अभिक्रिया वेग जो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो अपने पास वो क्या है, सेकंड नंबर है, किसी अभिक्रिया की अणुसंख्यता शून्य नहीं हो सकती, अणुसंख्यता शून्य नहीं हो सकती, क्यों, इसका कारण बताना आपको, ठीक है। किसी अभिक्रिया की अणुसंख्यता शून्य नहीं हो सकती, क्यों। देखो कोई भी अभिक्रिया जब प्रोसीड होती है, जब मतलब कोई भी अभिक्रिया जब होती है तो उस केस में क्या होता है, जो अणुओं की संख्या होती है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, अणुसंख्यता। और कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसके लिए न्यूनतम एक अणु की आवश्यकता तो होगी, ठीक है। एक अणु की आवश्यकता तो होगी अभिक्रिया करने के लिए, तो इसलिए अपन कह सकते हैं अणुसंख्यता जो है वो किसी अभिक्रिया के लिए 0 नहीं हो सकती, ठीक है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या अणुसंख्यता होती है, अतः अभिक्रिया होने के लिए न्यूनतम एक अणु की आवश्यकता होती है। इसलिए अभिक्रिया की अणुसंख्यता, अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता है वो शून्य नहीं हो सकती है, ठीक है। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था। अभिक्रिया की अणुसंख्यता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि अणुसंख्यता क्या होती है, अणुसंख्यता अभिकारक अणुओं की संख्या होती है जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसके लिए कम से कम एक अणु तो चाहिए ही, तो इसलिए हम कह सकते हैं अभिक्रिया की अणुसंख्यता जो है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती, ठीक है। अगला है, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था अपना। अगला थर्ड नंबर है, इसमें ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव होगा, ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव होगा।
वेग स्थिरांक जो है वो टेम्परेचर से किस प्रकार से इफेक्ट होगा, ठीक है। देखो होता क्या है, जनरली ताप बढ़ाने पर सामान्यतः वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग लगभग दुगुना हो जाता है, जबकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान घटता है। ताप बढ़ाने से अभिकारक अणुओं में प्रभावी टकरें बढ़ने के कारण अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बढ़ता है। देखो ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ाने पर जनरली क्या होता है, अपना वेग स्थिरांक बढ़ता है और अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा अभिक्रिया का वेग लगभग दोगुना हो जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान लगभग घटता है और ताप बढ़ाने से अभिकारक अणुओं के मध्य टकरें बढ़ती है, इसलिए वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये थर्ड नंबर था। अगला और फोर्थ नंबर है अपना प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण लिखिए। आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या लिखना है, समाकलित वेग समीकरण लिखना है। देखो जनरली क्या मानते हैं अपन, ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बी में। ये क्या है, अभिकारक है और बी क्या है, उत्पाद है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के लिए जब वेग की बात की जाती है, वेग क्या लिखते हैं, इसके लिए वेग लिखेंगे माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के ए, ठीक है। ये है यहाँ पर मतलब वेग, और इसे बोलते हैं अवकल वेग समीकरण, ठीक है। अभिक्रिया का वेग जो होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया में, अभिक्रिया का वेग जो होगा वो अभिकारक की प्रथम घात सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होगा। समानुपाती जो साइन हटाएंगे तो के एक समानुपाती स्थिरांक आ जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने ये लिख लिया है इसके लिए, ठीक है। अब देखो इसको इंटर कन्वर्ट कर देते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं डी ए अपॉन ए इक्वल टू के डी टी, और इसका जब समाकलन करते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसका समाकलन आ जाएगा माइनस एल एन ए इक्वल टू के टी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन एल एन, हाँ इसमें कंडीशन बनाते हैं अपन, यदि या फिर जब t इक्वल टू 0 हो
तो ए को क्या मानते हैं अपन, ए को मानते हैं ए नोट। ठीक है, तो यहां पर रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में समीकरण एक से क्या लिखेंगे, माइनस एल एन ए इक्वल टू के टी, सॉरी टी की जगह क्या रखना है अपने को, 0 और प्लस सी। ठीक है, तो सॉरी ए की जगह भी क्या रखना है, ए नॉट, तो माइनस एल एन ए नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, और आगे क्या लिख सकते हैं अपन, सी का मान, सी का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर तो क्या आ जाएगा, माइनस एल एन ए, और यहां पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू के टी और माइनस एल एन ए नॉट। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे अपन माइनस एल एन ए प्लस एल एन ए नॉट इक्वल टू के टी। ठीक है, तो इनको अपन लिख सकते हैं एल एन ए नॉट अपॉन ए लिख सकते हैं इक्वल टू के टी लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे माइनस है तो उसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, बराबरी बात है। आगे क्या लिख देंगे, के टी, तो क्या आ जाएगा, के इक्वल टू 1 अपॉन टी एल एन ए नोट अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, और लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 ए नोट अपॉन ए, ये इसका समाकलित वेग समीकरण है, समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो ये देखो, पहले तो क्या किया अपन ने, वेग लिखा है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, जिसका फॉर्मूला ये होता है माइनस डी ए अपॉन डी टी, और ये प्रथम घात के समानुपाती है, और उसका समानुपाती साइन हटाएंगे तो समानुपाती स्थिरांक आ जाएगा। इसको बोलते हैं अवकल वेग समीकरण। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे और इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, और t इक्वल टू 0 रखेंगे तो a इक्वल टू अपन ने क्या मान लिया, प्रारंभिक सांद्रता मान ली a नॉट। ठीक है, समीकरण एक से क्या आ जाएगा, माइनस एल एन ए नॉट, ए की जगह क्या आ जाएगा, ए नॉट इक्वल टू के टी की जगह 0 और प्लस सी, सी का मान क्या आ गया, माइनस एल एन ए नॉट, तो सी का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो माइनस एल एन ए इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए नॉट, तो ये माइनस एल एन ए है और इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा के टी, और ये माइनस का है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए, तो एल एन ए नॉट अपॉन ए इक्वल टू के टी, और k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी एल एन ए नॉट अपॉन ए, और इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए। ये समाकलित वेग समीकरण है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इसमें। एक और क्वेश्चन है इसमें, अगला और लास्ट है लघुत्रात्मक का। अगला और फिफ्थ नंबर है अपना छद्म कोटि अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, पहली बात तो ये छद्म कोटि अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है, छद्म कोटि अभिक्रिया
छद्म कोटि अभिक्रिया जो होती है ऐसी ऐसी अभिक्रिया जिनकी अणु संख्यता 2 तथा अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, छद्म कोटि अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है अपने पास, इसका उदाहरण है एथिल एसीटेट का जल अपघटन। CH3COO C2H5 प्लस H2O H प्लस और ये कन्वर्ट हो रहा है CH3COOH प्लस C2H5OH में, ठीक है। और छद्म कोटि अभिक्रिया होती है ऐसी अभिक्रिया जिनकी अणु संख्या 2, अभिक्रिया कोटि क्या होती है 1 होती है, छद्म कोटि अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल अपना एथिल एसीटेट का जल अपघटन, और एक जो है अपना लिख सकते हैं अपन, एक एग्जांपल अगर और लिखो तो आप, ये पहला एग्जांपल है, सेकंड है अपना सुक्रोज का प्रतिलोमन, ठीक है, C12H22O11, ठीक है। ये है अपना सुक्रोज और H2O C6H12O6 ग्लूकोज C6H12O6, ये बन जाएगा अपना फ्रक्टोज, ठीक है। ये अपना सुक्रोज का प्रतिलोमन है। ये 2 एग्जाम्पल है जो क्या दर्शाते हैं, छद्म कोटि अभिक्रिया को दर्शाते हैं। इसमें क्या होता है, अभिक्रिया की अणु संख्या तो कितनी होती है 2 होती है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि क्या होती है 1 ही होती है, इसलिए इनको बोला गया है छद्म कोटि अभिक्रिया, या फिर इनका दूसरा नाम एक और होता भी छद्म एकाणुक अभिक्रिया, छद्म एकाणुक अभिक्रिया भी इनको बोला जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो, सेम ही है दोनों। ये अपने लघुत्रात्मक कंप्लीट हो गए हैं। अगला और दीर्घ उत्तरीय, इसमें अगले हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है। अब देखो क्या पूछा गया इसमें पूछा अपने को, पहले में पहला है अभिक्रिया की कोटि को समझाइए, ठीक है। आपको पूछा है अभिक्रिया की कोटि जो है वो क्या होती है। एक तो होती है अभिक्रिया की अणु संख्या, एक होती है अभिक्रिया की कोटि। देखो अणु संख्या क्या होती है, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, अभिक्रिया की अणु संख्या कहलाती है। और आपको पूछा गया अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो क्या होती है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया के दौरान, जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वो क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, किसी अभिक्रिया में
अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, और अभिक्रिया की कोटि जो होती है, अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है? शून्य भी हो सकती है और प्रथम, द्वितीय, तृतीय हो सकती है, ठीक है। अभिक्रिया कोटि जो है वो शून्य भी हो सकती है, लेकिन अणुसंख्यता शून्य नहीं होती है कभी भी। क्यों? क्योंकि अणुसंख्यता क्या होती है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या। तो अभिकारक अणुओं की संख्या ही शून्य है तो वो अभिक्रिया नहीं होगी फिर तो। ठीक है, इसलिए अणुसंख्यता कभी भी शून्य नहीं होती है। ठीक है, और अपना ये पहला था। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 500 केल्विन तथा 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः क्या है? 0.03 सेकेंड इनवर्स तथा 0.06 सेकेंड इनवर्स हो तो सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको R का मान दे रखा है 8.314 और log base 10 2 की वैल्यू दे रखी है 0.3010 आपको दे रखी है वैल्यू, और इसमें आपको पूछना है सक्रियण ऊर्जा पूछ रहा है। ठीक है, और अब आपको फॉर्मूला लिखना है इसमें। हाँ, देखो क्या पूछा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टेम्परेचर दे रखा है, वेग स्थिरांक का मान दे रखा है और सक्रियण ऊर्जा पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अपने पास log base 10 K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। K1 क्या है अपना? 0.03 है, K2 कितना है? 0.06 है, और T1 क्या है? T1 है अपना 500 केल्विन और T2 कितना है? 600 केल्विन। ठीक है, ये आपको दे रखा है और आपको क्या निकालना है? EA का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे अपन log base 10 K2 कितना है? 0.06 अपॉन 0.03 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 600 माइनस 500 अपॉन 600 गुणा 500। ठीक है, जब इनको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? log base 10 2 आ जाएगा और EA अपॉन इनको इंटू करते हैं तो 19.15 के समथिंग आता है, और इधर इनको इंटू करते हैं तो 100 अपॉन कितना आ जाएगा? 3 लाख। ठीक है, ये अपने पास संख्या आती है और इनको कैंसिल आउट कर देते हैं अगर। ठीक है, और आगे आ जाएगा अपने पास log base 10 2 का मान जो होता है वो अभी दे रखा है यहाँ पे, वो है 0.3010 इक्वल टू EA अपॉन 19.15 इंटू, इसको जब लिखते हैं पूरा तो ये आ जाएगा अपने पास 3.33 इंटू
10⁻⁻⁴, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा ई ए इक्वल टू 19.15 इंटू 0.3010 अपॉन 3.33 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब जब इसको पूरा हल करते हो आप, तो आपके पास पूरा हल करोगे आप, तो सक्रियण ऊर्जा आएगी यहाँ पर समथिंग इतनी आती है, ठीक है। सक्रियण ऊर्जा ये आपके पास जूल में, ये किस में है, जूल में आती है आपके पास, ठीक है। ये सिंपल सा है फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला आता है तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया, किसमें, दीर्घ उत्तरात्मक में पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पहले में दो क्वेश्चन थे, एक अभिक्रिया की कोटि के बारे में पूछा था आपको, और एक पूछा है आपको किसके बारे में, सक्रियण ऊर्जा की गणना करवाना। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है log टेन K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA सक्रियण ऊर्जा अपॉन 2.303 R और इनटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। अगला और सेकंड नंबर अपना क्वेश्चन है इसमें दीर्घ उत्तरात्मक में, इसमें पूछा है उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी जिसके 50% पूर्ण होने में 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे, तथा 75% पूर्ण होने में 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। हाँ, उस अभिक्रिया कोटि क्या होगी जिसके 50% पूर्ण होने में तो 2 घंटे लग रहे हैं और 75% पूर्ण होने में 4 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 50% पूर्ण हो रहा है तो उसमें तो 2 घंटे लग रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये टी हाफ है आपका, एक टी हाफ है, मतलब 50% कंप्लीट हुआ, आधी मात्रा हुई कितने घंटे में, 2 घंटे में। लेकिन 75% कंप्लीट होने में कितना लग रहा है, 4 घंटे, कहने का मतलब 2 टी हाफ लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो रिमेनिंग जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी बची है आपके पास, 25% बची है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह अभिक्रिया जो है, इसमें जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया का वेग जो है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है। वो प्रारंभिक सांद्रता से उसका कोई रिलेशन नहीं है, प्रारंभिक सांद्रता से कोई रिलेशन नहीं है, प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, हाँ सॉरी, टी हाफ जो है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। आपका जो अर्ध आयुकाल है, ठीक है, अर्ध आयुकाल वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो ऐसा तो एक अभिक्रिया में होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में रिलेशन होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, ठीक है। इसमें प्रारंभिक सांद्रता से अर्धायुकाल को कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा इस अभिक्रिया में हो रहा है कि 50% पूर्ण होने में तो इसको 2 घंटा लगा है, और फिर 75% पूर्ण होने में कितना लग रहा है, इसको 4 घंटे लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अर्धायुकाल है, जो टी हाफ है, इसका मान प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो प्रारंभिक सांद्रता और अर्धायुकाल के बीच में कोई संबंध नहीं आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। अगला और सेकंड नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा है आपसे, अभिक्रिया वेग को परिभाषित
परिभाषित कीजिए तथा इकाई भी लिखिए। इसका यूनिट भी आपको लिखनी है। चलो अभी जैसे बात की थी पहले, अभिक्रिया वेग क्या होता है, सिंपल सा है। अभिक्रिया वेग क्या होता है, किसी अभिक्रिया में इकाई समय में उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिक्रिया वेग कहलाता है। और इसकी इकाई जो होती है वो क्या होती है, अभिक्रिया वेग की जो इकाई है वो देखो क्या होती है, जनरली इसकी इकाई लिखते हैं अपन सांद्रता समय इनवर्स। ठीक है, सांद्रता को किस में लिखते हैं, सांद्रता को लिखा जाता है मोल पर लीटर में लिखा जाता है। और समय को किस में लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं। समय इनवर्स हो जाएगा अपना सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इनको मिला के लिखेंगे अगर तो क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स आ जाएगी। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, वेग स्थिरांक की इकाई आ जाएगी। जनरली इसकी इकाई लिखते हैं अपन सांद्रता समय इनवर्स। सांद्रता को मोल पर लीटर में डिनोट करते हैं और समय इनवर्स को सेकंड इनवर्स में लिखते हैं। तो ऑल ओवर ये आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये केमिकल काइनेटिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है अपनी। इसमें फिर से बता देती हूँ एक बार, वस्तुनिष्ठ यहाँ पर 2 प्रश्न आएंगे, एक रिक्त स्थान आएगा, एक लघु उत्तरात्मक आएगा और एक क्या आएगा, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इसमें ये कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही कंटिन्यू जो है वो चैप्टर वाइज अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलती रहेगी। थैंक यू।